नमस्कार बच्चों, आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। अपनी पिछली वीडियो में मैंने श्री मनोहर श्याम जोशी जी, जो कि सिल्वर वेडिंग के कहानीकार हैं, उनका साहित्यिक परिचय आपको दिया था और सिल्वर वेडिंग की कथा वस्तु से भी आपको परिचित कराया था। आज हम इस कहानी को थोड़ा विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये मनोहर श्याम जोशी जी का ही चित्र है। कहानी को समझने से पहले आइए हम कहानी को पढ़ने के उद्देश्य जान लें। बेटा, जब हम कोई भी कहानी पढ़ते हैं तो सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ये होता है कि हमारे शब्द भंडार का विकास होता है और भाषा प्रयोग सीखते हैं। इस तरह से हमारे भाषाई कौशल का विकास होता है, हमारी कल्पनाशीलता और रचनात्मकता का विकास होता है, हमारा मनोरंजन तो होता ही है, हम समाज के प्रति संवेदनशील भी बनते हैं और भाषा के उतार चढ़ाव की वजह से हम घटनाओं और चरित्रों की सजीवता का अनुभव भी करते हैं। इसके अलावा सिल्वर वेडिंग कहानी के कुछ विशेष उद्देश्य भी हैं। जैसे ये कहानी हमें मूल्यों के प्रति सजग बनाती है, पीढ़ी अंतराल के कारकों से हमें परिचित कराते हुए उसके निराकरण हेतु तत्पर होने के लिए प्रेरित करती है और घर के बुजुर्गों के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाने के लिए हमें प्रेरित करती है। सिल्वर वेडिंग कहानी के लेखक प्रसिद्ध पत्रकार व कथाकार मनोहर श्याम जोशी हैं। लेखक ने इस पाठ में दो पीढ़ियों के अंतराल का मार्मिक चित्रण किया है। एक तरफ भारतीय सभ्यता और संस्कृति के पक्षधर यशोधर बाबू हैं, तो दूसरी ओर पाश्चात्य संस्कृति के पक्षधर उनके बच्चे और पत्नी हैं। कहानी के मुख्य पात्र यशोधर बाबू हैं। वे सेक्शन ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं। अपने कार्य के प्रति जवाबदेह, जिम्मेदार व अनुशासन प्रिय अधिकारी हैं। समय समय पर मनोरंजक बात कहकर शुष्क वातावरण को हल्का भी बनाते हैं। किशनदा यशोधर बाबू के आदर्श थे, क्योंकि उन्होंने ही यशोधर बाबू को अपने यहाँ रखा था और अपने दफ्तर में नौकरी दिलवाई और अपना मार्गदर्शन भी दिया। कार्यालय का एक कर्मचारी चड्ढा यशोधर बाबू से पूछता है कि आपकी शादी कब हुई थी। जवाब में यशोधर बाबू कहते हैं कि उनका विवाह 6 फरवरी 1947 को हुआ था। ये बात सुनते ही मेनन उन्हें बधाई देता है और कहता है, अरे वाह, आज तो आपकी सिल्वर वेडिंग है। और इसका ही बहाना बनाकर चड्ढा जैसे तैसे यशोधर बाबू से पार्टी के नाम पर 30 रुपये निकलवा लेता है, जबकि सब जानते हैं कि यशोधर बाबू को फिजूल खर्ची बिल्कुल पसंद नहीं। यहाँ तक कि गोल मार्केट से सेक्रेटेरिएट भी वे साइकिल पर आते हैं। यशोधर बाबू परंपरागत मूल्यों को बनाए रखने के पक्षधर थे। उन्होंने सिल्वर वेडिंग को गोरे लोगों का चोंचला बताया। वे फिजूल खर्ची में विश्वास नहीं रखते थे। यशोधर बाबू पैदल ही ऑफिस जाते हैं। यशोधर बाबू के 3 पुत्र और एक पुत्री है। बड़ा बेटा भूषण एक विज्ञापन कंपनी में कार्यरत है। उनका दूसरा बेटा आईएएस की तैयारी कर रहा है। तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया है। उनकी एकमात्र पुत्री को कोई वर पसंद नहीं आता और वह भी डॉक्टरी की उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चले जाने की धमकी दिया करती है। यशोधर बाबू अपने बच्चों की तरक्की से प्रसन्न तो हैं, पर वहीं समहाउ ये भी अनुभव करते हैं कि वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा कर दे। यशोधर बाबू की पत्नी अपने मूल संस्कारों से किसी भी तरह आधुनिक तो नहीं है, लेकिन बच्चों की तरफदारी करने की मात्र सुलभ मजबूरी ने उन्हें भी आधुनिक बना दिया। जब यशोधर बाबू का विवाह हुआ तब उनका संयुक्त परिवार था। यशोधर बाबू की पत्नी की शिकायत थी कि उन्होंने उस समय कभी उनका पक्ष नहीं लिया। पारिवारिक बंधनों में वे जकड़ी रहीं। अब उनका अपनी पत्नी और बच्चों से मतभेद होने लगा है।
किशनदा ने यशोधर बाबू की जीवन भर सहायता की। किशनदा अविवाहित थे। सेवानिवृत्ति के बाद जो हुआ होगा से उनकी मौत हो जाती है। यशोधर बाबू को लगता है कि बच्चों का होना ज़रूरी है। उनके बच्चे मनमानी करके ऐसा संकेत करते हैं मानो उन्हें बुढ़ापे में उनसे कोई सुख प्राप्त नहीं होगा। यशोधर बाबू का मानना है कि जब जिम्मेदारी सिर पर पड़ेगी तो सब ठीक हो जाएगा। यशोधर बाबू वैचारिक रूप से अपने परिवार से कभी नहीं जुड़ सके। उनका मानना है कि बच्चे उनका आदर करें, प्रत्येक बात में उनकी सलाह लें। बच्चों का मानना है कि बब्बा आप तो हद कर देते हैं, जो बात आप जानते ही नहीं, आपसे क्यों पूछें। बच्चे चाहते हैं कि घर के काम के लिए नौकर रख लिया जाए। यशोधर बाबू का मानना है कि अपने हाथ से काम करना ठीक होता है। यशोधर बाबू के बच्चे उनकी शादी की 25वीं सालगिरह बड़े धूमधाम से मनाते हैं। एक भव्य पार्टी का आयोजन करते हैं। इस बात का पता यशोधर बाबू को घर पहुंचकर लगता है। घर का माहौल देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। कुछ मेहमानों के चले जाने पर घर पहुंचते हैं। ना चाहते हुए भी पार्टी में केक काटते हैं। वे अपनी पत्नी को केक खिलाते हैं, लेकिन वे केक खाने से मना कर देती हैं। संध्या पूजा पर बैठ जाते हैं। पार्टी के दिन उनका बड़ा बेटा भूषण उन्हें ऊनी ड्रेसिंग गाउन भेंट करता है। ड्रेसिंग गाउन भेंट करते हुए भूषण कहता है कि आप सवेरे यही गाउन पहनकर दूध लेने जाया करें। गाउन पहनकर उन्हें लगता है किशनदा उनके अंगों में उतर आए हैं, जिनकी मौत जो हुआ होगा से हुई। बेटा, अब हम इस कहानी में आए कुछ कठिन शब्दों को देखेंगे। इस कहानी में कुछ शब्द आए हैं जैसे है निराकरण, जिसका अर्थ होता है समाधान, शुष्क जिसका अर्थ है सूखा, धृष्ट जिसका प्रयोग चड्ढा के परिप्रेक्ष्य में हुआ है, उसका अर्थ होता है उद्दंड, जिद्दी, बदतमीज़। फिर आता है शब्द फिक्रा, जिसका अर्थ है जुमला। सुभीता, सुभीता का अर्थ होता है आसानी या सुविधा। खुराफात, खुराफात का अर्थ होता है शरारत। फिर शब्द आता है विरासत, अर्थात बाप दादा से जो भी संपत्ति प्राप्त होती है वो विरासत के अंदर आती है। फिर है पुश्तैनी, पुश्तैनी का अर्थ होता है खानदानी। फिर शब्द आता है महिमा, जिसका अर्थ होता है महत्व। रिवाज, रिवाज का अर्थ है परंपरा। बदरंग, जिसका रंग उड़ गया हो। हैसियत, औकात। विलायती, विदेशी। कुछ और शब्द हैं जैसे कि खटराग, खटराग का अर्थ होता है झंझट या झगड़ा। और अगला शब्द है असहाय, जिसका कोई सहारा ना हो। शानियल, क्योंकि यशोधर बाबू अक्सर अपनी पत्नी को शानियल बुढ़िया कहते हैं, जिसका अर्थ होता है शौकीन बुढ़िया। वे उसे कई बार चटाई का लहंगा भी कहते हैं। चटाई का लहंगा का अर्थ होता है बेमेल शौक। वे उसे जो है कई बार बूढ़िया मुँह से भी कहते हैं। इसका अर्थ भी करीब करीब वही है, बेमेल होना। अहाता, अहाता का अर्थ होता है चार दीवारी। और मातहत, मातहत मतलब नीचे काम करने वाले कर्मचारी। और आखिरी शब्द हमारे पास क्या आता है? इसरार, इसरार का अर्थ होता है आग्रह। पाठ को ख़त्म करने से पहले मैं कुछ मुख्य बिंदुओं को आपके सामने पुनः लाना चाहूँगी। इस कहानी के मुख्य किरदार कौन है? यशोधर पंत जी, जो कि सरकारी दफ्तर में सेक्शन ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं। वे समय के पाबंद, सिद्धांतवादी, भारतीय सभ्यता और संस्कृति से प्रेम करने वाले एक सरल इंसान हैं। उनके व्यक्तित्व पर किशनदा का बहुत गहरा प्रभाव है। अपने असूलों के कारण उन्हें अक्सर अपने मातहत काम करने वालों तथा परिवार के लोगों का विरोध भी सहन करना पड़ता है। अपनी सिल्वर वेडिंग पर भी उन्हें रुपए खर्च करना सही नहीं लगता। यद्यपि कर्मचारियों के आग्रह पर वह उन्हें 30 रुपये चाय नाश्ते के देते हैं, परंतु स्वयं उस पार्टी में सम्मिलित नहीं होते। उन्हें निम्नलिखित बातें समहाउ इम्प्रॉपर लगती हैं, जैसे कि शादी की 25वीं सालगिरह पर अंग्रेज़ी चलन के हिसाब से पार्टी करना या खर्च करना,
आधुनिक कपड़े पहनना, स्कूटर जैसी सवारी उन्हें बड़ी बेतुकी लगती है। अपने बड़े बेटे का एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में काम करते हुए असाधारण वेतन प्राप्त करना उन्हें हैरानी में डालता है, उन्हें समहाउ इम्प्रॉपर लगता है, क्योंकि जो कंपनी नौकरी के आरंभ में ही इतना वेतन देती है तो उन्हें शक है कि कुछ ना कुछ तो पेच अवश्य होगा। बच्चों द्वारा गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा करना भी उन्हें अच्छा नहीं लगता। पत्नी द्वारा बिना बाह का ब्लाउज पहनना, रसोई के बाहर दाल भात खा लेना, ऊंची हील का सैंडल पहनना, होठों पर लाली लगाना, खिजाब लगाना, ये भी यशोधर बाबू को रास नहीं आता। बेटे द्वारा अपना वेतन पिता के हाथ में ना रखना और अपने द्वारा खरीदी वस्तुओं पर एकाधिकार दिखाना भी उन्हें समहाउ इम्प्रॉपर व्यवहार लगता है। लड़की का पतलून और सैंडो वाली ड्रेस पहनना भी उन्हें अच्छा नहीं लगता। केक आदि काटना भी उन्हें इम्प्रॉपर लगता है, लेकिन फिर भी अपनी पत्नी और बच्चों का मन रखने के लिए वे केक तो काटते हैं, लेकिन स्वयं उसे नहीं खाते। यशोधर बाबू द्वारा समहाउ इम्प्रॉपर उक्ति का प्रयोग एक और उनकी असहमति को दर्शाता है, वहीं अनिर्णय की स्थिति का भी द्योतक है कि यशोधर बाबू नए चलन को लेकर कुछ निर्णय नहीं कर पा रहे। इसी प्रकार जो हुआ होगा उक्ति का प्रयोग समाज द्वारा समझौतावादी तथा असंवेदनशील स्वीकारोक्ति को भी इंगित करता है। यशोधर बाबू अपने बच्चों की तरक्की से प्रसन्न तो हैं, पर उन्हें ये बात समझ नहीं आती कि अगर तरक्की लोगों को पराया कर देती है तो उसका क्या महत्व रह जाता है। यशोधर बाबू को ये बात बुरी लगती है कि उनका बेटा सवेरे ड्रेसिंग गाउन पहनकर दूध लाने की बात तो कहता है, परंतु ये नहीं कहता दूध मैं ला दिया करूँगा। जीवन में हर मोड़ पर किशनदास से प्रेरित होने वाले यशोधर बाबू अपने परिवार तथा स्वयं के द्वंद्व के संबंध में मार्गदर्शन चाहते हैं। किनसे? किशनदास से। पर संभवतः अंत में आते आते उन्हें प्रतीत होता है कि उनकी कल्पनाओं के किशनदा उनका इस घड़ी में मार्गदर्शन करने में असमर्थ हैं। ये कहानी दोनों वर्गों को आपसी समझ बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। कहानी समाज में बढ़ते पीढ़ी अंतराल को समाप्त कर परिवार को टूटने से बचाने का प्रयास करती दिखाई पड़ती है। इस वीडियो में बेटा इतना ही। एक और वीडियो मैं आपको भेजूंगी जिसमें कि इस पाठ के जो प्रश्नोत्तर, मूल्यपरक प्रश्नोत्तर, चिंतन परक प्रश्नोत्तर जो कि एग्ज़ाम में 3 अंक या 2 अंकों के आते हैं, मैं उनके बारे में आपसे चर्चा करूंगी। धन्यवाद। तब तक स्वस्थ रहें।